हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे हीट वाली यूनिट का यानी हमारे थर्ड यूनिट का जो दूसरा टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर, और उसका एक और सब टॉपिक है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब अभी तक हम सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज तो पढ़ते आ रहे हैं, अब हमें गैसेस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो गैस की काइनेटिक थ्योरी के बारे में हमको अध्ययन करना है इस वाली यूनिट में, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे गैस के लिए लॉज कौन कौन से हैं, गैस के लिए हमारे कौन कौन सी इक्वेशंस बनती हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, हमारा इस पे क्या नाम से सामान्य ताप दाब किसे कहते हैं, है ना, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये सब चीज़ें हमें इस यूनिट के अंदर कवर करनी होगी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो गैसेस होती क्या है? गैसेस पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसको हम यदि किसी और रूप में न देख के घनत्व के रूप में देखें, अर्थात जैसे हमारे सॉलिड होते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, उनके मध्य अंतर अणु बल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लिक्विड में यही अंतर अणु बल थोड़ा सा कमजोर होता है, लेकिन गैसेस में ये अंतर अणु बल नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है। तो ऐसे जिनमें अंतर अणु बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक अणु को दूसरे अणु से बांधे रखने के लिए जो बल है वो काउंट नहीं किया जा सकता, इतना कम होता है, उसका घनत्व क्या होगा? उसका घनत्व भी बहुत कम होगा। तो घनत्व के रूप में सॉलिड का घनत्व, ठोस का घनत्व सर्वाधिक, लिक्विड का घनत्व सॉलिड से कम, और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। तो गैस को समझने के लिए, गैस के अणु के मोशन को समझने के लिए, गैस के मॉलिक्यूल किस तरह से मोशन करेगा यदि उसको स्पेस मिलता है, तो उसको समझने के लिए हमने गैसों का अणुगति सिद्धांत बनाया। तो गैसों का अणुगति सिद्धांत सबसे पहले क्या कहता है कि गैस जो होती है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी होती है। और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या होती है? मान लीजिए किसी बड़ी जगह पर पूरी यूनिवर्स में गैस भरी हुई है या किसी जगह पर गैस भरी हुई है, वहां पे ये छोटे 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 मॉलिक्यूल ऐसे इकट्ठा रहते हैं। इनमें से किसी एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, ठीक है, पूरी दुनिया में गैस भरी, उसमें से कोई एक छोटे से मॉलिक्यूल, एक छोटे से अणु के वॉल्यूम की क्या होगा? तो हम उसको लगभग, उसका आयतन जो उसका वॉल्यूम है, हम पूरे जगह के किसी स्पेस के वॉल्यूम की तुलना में उसे हम नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। गैस के कुल आयतन की तुलना में उसके परमाणु का जो, माफ करिएगा, उसके अणु का जो आयतन होता है वो नगण्य होता है। और ऐसे छोटे छोटे कण कहलाते हैं अणु, जो कि मैं बता चुका हूं। इसके बाद क्या होता है, ये जो अणु होते हैं ना, ये पूर्ण रूप से इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक होने का मतलब, यदि जैसे हमारी बॉल है, हम रबड़ की बॉल को क्या करते हैं, दीवार में मारते हैं तो बॉल वहां पे टकराती है और वापस आ जाती है। ऐसे ही जो मॉलिक्यूल्स गैस के हैं वो क्या करेंगे, जब भी वो किसी दीवार से, किसी बर्तन की दीवार से टकराएंगे, तो टकराने के बाद वो वापस जहां पे थे उसी तरफ, है ना, यदि मान लीजिए यहां से ऐसे टकराता है, इस जगह पे टकराया इस दीवार में, तो वापस किसी और डायरेक्शन पे चला जाता है। मतलब उनमें बॉल जैसे दीवार से टकराने की कैपेबिलिटी होती है। इसको सरल शब्दों में इस तरह समझे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उनकी जो गति होती है, जो इस उनकी जो मोशन होता है, वो टक्कर के दौरान बार 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 चेंज हो सकता है। मतलब एक, मान लीजिए एक कमरे में केवल एक गैस का मॉलिक्यूल है, वो पहले एक दीवार से टकराया तो कहीं और गया, फिर दूसरी से टकराया तो कहीं और गया, उस पूरी वॉल्यूम में वो हर जगह टकराता है और उसकी डायरेक्शन हर बार अलग अलग होती है, उसकी गति, उसका मोशन हर बार अलग अलग होता है। वह, ये हम मानते हैं कि मोशन तो वो सीधा कर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जा रही है। मतलब वो टकराने की जो उसकी लाइन में ही मोशन कर रहा है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस किसी वॉल्यूम में कोई एटम है गैस का, यहाँ से टकराया, सीधी रेखा में गति की है, यहाँ टकराया, फिर सीधी रेखा में गति की है, यहाँ टकराया, ऐसे कर करके वो पूरे वॉल्यूम में घूमता रहता है, ठीक है। और इस तरह से जब कोई गैस का मॉलिक्यूल उस पूरे बर्तन में या उस स्पेस में टकराता रहता है, तो टक्कर के कारण उस टक्कर के कारण पात्र में जो होता है, जो हमारा पात्र की जो दीवार होती है ना, वहां पर प्रेशर डेवलप होता है ना। यदि मान लीजिए ये हमारे बर्तन
ये हमारा बर्तन है, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल आके बार बार टकरा रहा, तो वो क्या करेगा, इस वाली पृष्ठ पर जो है दबाव डालेगा। ठीक है, इस तरह से प्रेशर की परिभाषा उत्पन्न होती है हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। ठीक है, और कोई भी दो पार्टिकल यदि एक दूसरे से टकराते हैं, एक पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, एक पार्टिकल बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएगा, तो जैसे वो दीवार से टकराते हैं वैसे एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, फिर अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे। ठीक है, और ये जो टक्कर है इसका जो टाइम होता है बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत ही माइनर होता है। किसके, चूंकि देखिए क्या है कि एक बड़े वॉल्यूम में यदि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम है, कोई बहुत बड़ा आयतन है जहां पर कोई गैस भरी है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, चूंकि गैसों का घनत्व कम होता है, ये दोनों मॉलिक्यूल किसी पॉइंट पर आके एक दूसरे से टकराते हैं। अब टकराने में तो थोड़ी सी समय लगा, पर जब ये वापस गए तो अब इसको देखिए कितना स्पेस चलना है, इसको कितना स्पेस चलना है, ये दोनों अलग अलग दूरी चलेंगे। अब दोबारा इनके टकराने के लिए टाइम क्या है, बहुत ज्यादा लगेगा। तो एक बार टकराने में जो टाइम लगता है, उसके बाद ये जो सीधी रेखा में चलते हैं, टकराने के टाइम की अपेक्षा उस सीधी रेखा में चलने का टाइम बहुत अधिक होता है। यहीं पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये कुछ सिद्धांत है, बहुत मूलभूत से सिद्धांत है, आपको कुछ नहीं समझना, आपको केवल ये समझना है कि गैस का पार्टिकल है या गैस का मॉलिक्यूल है और वो एक रूम में घूम रहा है। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल आया, दो मॉलिक्यूल हैं एक रूम में घूम रहे हैं, अब वो किसी दीवार से टकराएगा तो किसी जगह जाएगा, किसी दीवार से टकराएगा तो किसी, दोनों के एक दूसरे से टक्कर के चांस बहुत कम है, और टकराएंगे भी तो अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे, फिर कब टकराते हैं उसके लिए जो टाइम है वो भी बहुत अधिक होगा दोबारा टकराने के लिए। तो टक्कर के लिए टाइम कम है, बहुत कम सेकंड के लिए एक दूसरे से टकराएंगे, फिर अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे, और फिर दोबारा टकराने में उनको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शुरू होती है। इसके लिए हमने साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए हैं, कुछ नियम दे रखे हैं गैसेस के, पार्टिकल्स के मोशन को देखते हुए गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अर्थात आयतन, दाब और तापमान को लेकर के कुछ नियम जो है वैज्ञानिकों ने दे रखे हैं। तो सबसे यहाँ पे 3 नियम जो है हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है। पहला नियम है हमारा बॉयल का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं बॉयल के नियम से। एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, बॉयल का नियम कहता है कि यदि किसी स्थिति में, ठीक है, किसी गैस का टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका आयतन, निश्चित द्रव्यमान का आयतन, उस गैस का आयतन मतलब उसकी वॉल्यूम, उसके दाब यानी प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सामान्य मतलब ताप पर, किसी भी ताप पर, किसी स्थिर ताप पर, कांस्टेंट ताप पर, यदि मान लीजिए हमने कहा कि 300 डिग्री केल्विन हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो वहां पर उस गैस का जो आयतन होगा, मान लीजिए 1 लीटर है, ठीक है, उसके दाब कितने, मतलब मान लीजिए 2 एटमॉस्फेरिक दाब है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम हमारी वैसे वैसे घटती जाएगी। याद रखिएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। इसको समझने के लिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो हवा भरने का पंप होता है साइकिल में, है ना, बाइसिकल पंप होता है। देखिए कैसे काम करता है बाइसिकल पंप। ये मान लीजिए ये हमारा बाइसिकल का पंप है। अब यहाँ पे एक, यहाँ से हमारा, यहाँ पर हमारी एयर भरी हुई है, जब हम यहाँ से इसे नीचे की ओर दबाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, और प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होने से इसका वॉल्यूम क्या होता है, जब हम नीचे दबाएंगे तो ये पिस्टन नीचे जाएगा और वॉल्यूम धीरे 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 कम होता रहेगा। तो देखिए पहली स्थिति में यदि प्रेशर कम था तो वॉल्यूम यहाँ तक थी, है ना, और दूसरी स्थिति में जब हमने इसको दबाया तो प्रेशर जो हो गया वो बढ़ गया और वॉल्यूम हमारी क्या हो गई, घट गई। यही हमारा जो है बॉयल का नियम कहता है। तो इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए
मान लीजिए एक प्राइमरी कंडीशन है ये वाली, जहां पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर है 298 केल्विन, ये सभी कंडीशंस में इक्वल है। ठीक है, यदि इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे पास दो वायुमंडलीय दाब का प्रेशर उपलब्ध है, और यहाँ पर जो हमारे जो गैस भरी हुई है उसका जो आयतन है वो आधा लीटर 1/2 लीटर है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए हम प्रेशर को बढ़ाते हैं या प्रेशर को कम करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब दूसरी वाली स्थिति में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने प्रेशर को घटा दिया, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिया। तो जैसे ही हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स को फैलने की जगह मिलेगी, फैलेगी तो ये पिस्टन जो है ये ऊपर की ओर आ जाएगा इसकी अपेक्षा से, फर्स्ट वाले की अपेक्षा, और इसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ आधा लीटर वॉल्यूम था, यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर। अब देखते हैं कि इसी का अपोजिट प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए यहाँ पर जो हमारा थर्ड वाला डायग्राम है, ये हमारा थर्ड वाला डायग्राम, यहाँ पर हमने प्रेशर को 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ले आए हैं, यानी प्रेशर को हमने बढ़ा दिया, और हम देखते हैं कि जो हमारी गैस है उसका वॉल्यूम एकदम 1/4 लीटर हो गया, मतलब केवल 250 ml वॉल्यूम बचा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यदि हम इन दोनों कंडीशन नंबर सेकंड और कंडीशन नंबर थर्ड को कंपेयर करें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए सॉरी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, तो क्या आएगा देखिएगा, P1 बाय V1 P1 बाय V1 इज इक्वल टू द P2 बाय V2। अब इसी को हमने सॉल्व कर लिया है तो एक कांस्टेंट, क्योंकि हमने बना रखा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो यदि ये यहाँ आ जा, इसको हटा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे हम, तो हमको एक कांस्टेंट प्राप्त होगा। उस कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, देखिए करके बताता हूँ मैं, यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज इक्वल टू द, कोई कांस्टेंट मिला मान लीजिए K/P, तो K की वैल्यू क्या हो गई, K की वैल्यू हो गई V इंटू P। ठीक है, तो ये हमको मिल गया P1 V1। तो पहली स्थिति में P1 V1 बराबर दूसरी स्थिति में P2 V2। तो यहाँ पर P1 का वैल्यू है 1 और V1 का वैल्यू है 1, तो 1 गुणे 1 बराबर 1, और P2 की वैल्यू है 4 और V2 की वैल्यू 1/4, तो 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू द ऑल्सो 1। तो एक हमें यहाँ भी मिला था, एक हमें यहाँ भी मिला था, इससे प्रूफ होता है कि P1 V1 बराबर P2 V2 के होता है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो P1 एक साइड, P वाले एक साइड, V वाले एक साइड, तो हमको मिलेगा P1 बाई P2 इज इक्वल टू द V1 बाई V2। यही जो है हमारे लिए बॉयल का नियम है। इसको आप स्पीड को कम करके समझने की कोशिश करिएगा और अपने से सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, अब इसको लेते हुए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। और जैसे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 196 लीटर गैस को संपीड़ित करने के लिए 1 एटमॉस्फेरिक दाब की आवश्यकता हो। ठीक है, 196 लीटर गैस, मतलब वॉल्यूम दे रखा है और 1 एटमॉस्फेरिक दाब दे रखा है, तो मतलब P1 की वैल्यू दे रखी है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और V1 की वैल्यू दे रखी है 196 लीटर है। तो 27 लीटर क्षमता, मतलब अब 27 लीटर वाले कैन में हमको उस पूरी गैस को डाल देना है, तो वहां पर जो है प्रेशर कितना लगेगा, तो देख लेते हैं। P2 हमको ज्ञात करना प्रेशर, यदि हमको वॉल्यूम दे रखी है 27 लीटर, तो हम लगा देंगे बॉयल का नियम, P1 V1 इज इक्वल टू द P2 V2। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा P1 की वैल्यू है 1 और V1 की वैल्यू है 196 लीटर। P2 की वैल्यू हमको ज्ञात करना है और V2 की वैल्यू दी है हमको 27 लीटर। तो P2 को इस तरफ छोड़ देंगे, बाकी चीजें इस तरफ हो जाएंगी, तो 196/27 बराबर 7.25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब देखिए समझिए, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर दाब था तब वॉल्यूम कितनी ज़्यादा थी, पर जब हमारे पास
7.25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया तो वॉल्यूम घट के कितनी हो गई, केवल 27 लीटर। तो ये समझना है हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। चलिए अभी मैं इसे यहाँ छोड़ता हूँ, अगला टॉपिक हमारा होगा चार्ल्स का नियम, उसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।